हाँ, चैट बॉक्स ऑन करिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा हम लोग लेट हो गए, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसको फिक्स करने में समय लग गया। बट अब सब कुछ ठीक है, चाक चौबंदे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सहजतापूर्वक क्लासेस में आगे बढ़ सकते हैं। यस अनिकेत, सुनील, दिशा एंड ऑल, गुड मॉर्निंग। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग, हाँ शाहिद आज थोड़ी लेट हो गई क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ गए थे, उनको फिक्स करने में थोड़ा समय लग गया। बट थैंक्स टू टेक्निकल टीम, वो लग के प्रॉब्लम सॉल्व कर ही डाले। यस मनीष, गुड मॉर्निंग। नूतन, जेनी, रामचंद्र, सलाम एंड ऑल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दार्शनिक उपागम के बारे में पढ़ा था, जो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित शास्त्रीय उपागम की श्रेणी में आता है। और दार्शनिक उपागम में हम लोगों ने यह समझा कि इसके माध्यम से राज्य के प्रबंधन को पढ़ने व समझने के क्रम में निगमनात्मक अध्ययन शैली को बढ़ावा दिया गया। आदर्श की तरफ आदर्श की तरफ जाने के लिए कोशिश की गई। आप कह सकते हैं कि यह दर्शन आधारित था, मूल्यात्मकता को बढ़ावा दिया, चिंतन को बढ़ावा दिया, व्यवहारिक कार्यक्रम से दूरी बनाया। यानी राजनीतिक व्यवस्थाओं को व्यवहारिकता में अध्ययन करने पर बल नहीं दिया, चिंतन प्रधानता हावी रही इस उपागम के अंतर्गत। और जाहिर सी बात है, आनुभविक उपागम के समर्थकों ने या व्यवहारवादियों ने इनकी आलोचना की है। आलोचना इसलिए की है कि उनका कहना है कि दार्शनिक उपागम के समर्थक केवल डायरेक्शन देना जानते हैं, ये नहीं बता पाते कि जिस चीज के लिए ये डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, उसे व्यवहार में कैसे अपनाना है। ये केवल रोड मैप बता देंगे, रोड मैप पे चलना कैसा है, कैसे है, उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे। ये केवल उचित और अनुचित के अंदर विभेद पैदा करने में उलझे रहते हैं। ठीक है, यस। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ऐतिहासिक उपागम की, है ना। कल काफी विस्तार से दार्शनिक उपागम पे चर्चा हुई थी। विकास करें सर, टेलीग्राम चैनल में पब्लिक चैटिंग को बंद करके एडमिन कर दें। कैसा टेलीग्राम चैनल, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो बेसिकली टीम के द्वारा उसको मैनेज किया जाता होगा, मुझे इसकी कोई आइडिया नहीं है। निगमनात्मक और आगमनात्मक एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए, निगमनात्मक का मतलब, निगमनात्मक अध्ययन शैली को दर्शन शास्त्र की अध्ययन शैली कहते हैं। निगमनात्मक में क्या होता है कि हम पहले से ही अपने दिमाग में एक मूल कथन सेट कर लेते हैं, मतलब चिंतन के माध्यम से हमने कुछ चिंतन किया, और जो चिंतन किया उसी को व्यवहार में ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह निगमनात्मक है। और आगमनात्मक, आगमनात्मक में क्या होता है कि पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, और उस अनुभव के आधार पे
मूल कथन की तरफ चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, आगमनात्मक अध्ययन शैली विज्ञान की अध्ययन शैली है ना। तो अब हेडिंग डालिए, ऐतिहासिक उपागम। हिस्टोरिकल अप्रोच। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर कोई नहीं माधुरी, डेविड ईस्टन का व्यवस्था उपागम हम लोग आधुनिक उपागमों के अंदर पढ़ेंगे। अब पता नहीं कैसे मैं उस टॉपिक को लिख दिया था, वो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है। पेपर 2 पार्ट ए यूनिट नंबर 1 के अंदर भी उसे पढ़ेंगे और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। बट फिर भी जब मैं व्यवहारवादी उपागम की चर्चा करूंगा, खास करके आधुनिक उपागमों की, तो उस दौरान व्यवस्था उपागम की भी चर्चा कर दूंगा, डोंट वरी। अभी हम लोग शास्त्रीय अथवा परंपरागत उपागमों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। और कोशिश करिए कि एक भी क्लास मिस ना हो, पीछे की क्लासेस कंटिन्यूटी में हो जानी चाहिए। शायद आपने कल वाली क्लास नहीं की है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना। कोई क्लास छोड़िए मत, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ एक टॉपिक 2 दिन में खत्म हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। 6 7 8 दिन आने वाले समय में 15 15 लेक्चर में एक यूनिट खत्म होगी, तो उसमें तो कंटिन्यूटी बिगड़ेगी तो गड़बड़ है। चलिए, देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ऐतिहासिक उपागम की झलक सबसे पहले एक इतालवी विचारक है जिसका नाम है मैकियावेली, है ना। उसी की रचनाओं में यह देखने को मिलता है। इस उपागम की यानी इसकी प्रारंभिक झलक मैकियावेली की रचनाओं में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विधिवत रूप से सिस्टमेटिक मैनर में। ओह, टॉपिक पे फोकस करिए अभिषेक। यूसीसी इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल इज पॉलिटिकल। कैसे बता दीजिए, बता चुका हूं। आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं ढंग से। आप एक एक लेक्चर को फॉलो करिए, कहीं कोई समस्या ही नहीं आएगी। और नहीं फॉलो किए होंगे तो खाली टाइम में पेंडिंग लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। और अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं, कोई मैसेज नहीं, ध्यान से इसको समझिए, है ना। ऐतिहासिक उपागम की सबसे पहले चर्चा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट मैनर में, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से किसके द्वारा की गई? मैकियावेली के द्वारा। मैकियावेली की रचनाओं में सबसे पहले इस उपागम की झलक मिलती है कि भाई राजनीतिक व्यवस्था का अगर अध्ययन करना है तो ऐतिहासिक उपागम का सहारा लिया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐतिहासिक उपागम को विकसित करने में विधिवत रूप से किसका योगदान रहा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि इस उपागम का विधिवत विकास सुनिश्चित करने में सेबाइन, हेराल्ड जे लास्की तथा डनिंग जैसे
सिद्धांतकारों का योगदान रहा। समझ रहे मेरी बात? फिर से समझिए। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो ऐतिहासिक उपागम है, इसकी सर्वप्राचीन झलक मैकियावेली की रचनाओं में देखने को मिलती है। मैकियावेली इतालवी राजनीतिक चिंतक है, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, लेकिन वेस्ट के अंदर वो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है। आप यूं कह लीजिए कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत ही मैकियावेली के साथ होती है। मैकियावेली के बारे में कहा जाता है कि इसका एक पैर मध्यकाल में था और दूसरा पैर आधुनिक काल में, तो इसी के साथ आधुनिक चिंतन की शुरुआत होती है ना। मतलब 17वीं सदी वाला जो दौर था, 16वीं सदी का उत्तरार्ध, 17वीं सदी का प्रारंभ, चिंतन के लिहाज से इसी को आधुनिक युग कहा जाता है। खैर, तो मैकियावेली की रचनाओं में पहली बार ऐतिहासिक उपागम की झलक मिलती है। यहां ऐतिहासिक उपागम का मतलब हुआ कि इतिहास को माध्यम बनाकर, है ना, राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों का अध्ययन। ऐतिहासिक उपागम का मतलब हुआ कि एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना जिस दृष्टिकोण के तहत राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों का अध्ययन ऐतिहासिक साक्ष्यों की बुनियाद पर किया जाए। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम बोलेंगे कि यह राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ कौन सा उपागम है? ऐतिहासिक उपागम। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारिक मतलब तो सबको मालूम है, कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारिक मतलब है राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों का व्यवस्थित अध्ययन। अब राज्य का प्रबंधन क्या है? शासन, प्रशासन, निर्वाचन तंत्र, न्याय तंत्र, विधायन, ये सब कुछ है ना, सुरक्षा तंत्र, आसूचना तंत्र, ये सब कुछ राज्य के प्रबंधन का मसला है। हाँ, देखिए, अभिषेक करें कि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मैकियावेली ने हिस्टोरिकल अप्रोच का अनुसरण किया, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कोई योजनाबद्ध तरीके से इस अप्रोच का अनुसरण नहीं किया था, है ना। वो अपनी बातें कह रहा था राज्य के प्रबंधन के संदर्भ में, लेकिन उसमें इतिहास का रेफरेंस दे रहा था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहली बार मैकियावेली की रचनाओं में ही राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम की झलक देखने को मिलती है। आगे चलकर इस उपागम का विधिवत तरीके से राजनीतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसने इस्तेमाल किया? ये सेबाइन, डनिंग और लास्की जैसे विचारकों ने। अब देखिए इनका क्या मानना था। सेबाइन कहता है कि राज्य से जुड़े मामलों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए, यानी राजनीतिक सिद्धांत के सापेक्ष तीन पहलू बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत को ठीक तरीके से समझने के लिए, है ना, कुल तीन पहलुओं की आवश्यकता होती है। वो तीनों पहलू कौन से हैं? तथ्य, कारण तथा निवारण। तथ्य, कारण तथा निवारण। फैक्ट, रीजन एंड रेमेडीज। फैक्ट, रीजन एंड रेमेडीज।
फैक्ट्स, रीजंस एंड रेमेडीज। राजनीतिक सिद्धांत को ठीक तरीके से पढ़ने व समझने के लिए, यानी राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों की सटीक जानकारी हासिल करने के लिए तीन कारकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? तथ्य, कारण और निवारण। और ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों कारक, ये तीनों के तीनों कारक ये तीनों ही कारक इतिहास में उपलब्ध होते हैं। ये तीनों ही कारक इतिहास में उपलब्ध होते हैं। इसलिए इसलिए राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक उपागम सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। ये कौन कहता है? सेबाइन, है ना। अतः यह राजनीतिक सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट उपागम है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, चूंकि सेबाइन का संबंध किससे है? ऐतिहासिक उपागम से। सेबाइन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत की समुचित जानकारी हासिल करने के लिए, यानी राज्य के प्रबंधन के अध्ययन से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए तथ्य, कारण तथा निवारण तीन कारकों की मदद लेनी होती है। और ये तीनों कारक बजाप्ते इतिहास में उपलब्ध हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ऐतिहासिक उपागम सर्वोत्कृष्ट उपागम है। ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि इन विचारकों ने, जैसे लास्की हो गया, डनिंग हो गया, सेबाइन हो गया, इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अगर राजनीतिक सिद्धांत को, या कह सकते हैं कि राजनीतिक अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करना है, राज्य के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर मजबूत पकड़ विकसित करनी है, मजबूत समझ विकसित करनी है, तो आपको इतिहास की शरण में जाना होगा। यही है राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक उपागम। मूल बातें अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का जो ये ऐतिहासिक उपागम है, इसके अंतर्गत दो तरीकों का अनुसरण किया जाता है। कौन कौन सा? एक पाठ्यमूलक तरीका और दूसरा सांदर्भिक तरीका। ये जो ऐतिहासिक उपागम है, इसकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब इसका एक्सप्रेशन किस रूप में दिखता है? पाठ्यमूलक स्वरूप और सांदर्भिक स्वरूप। पाठ्यमूलक स्वरूप तथा सांदर्भिक स्वरूप। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी तक जितना डिस्कस हुआ ऐतिहासिक उपागम के अंदर, सब ठीक से समझ गए हैं? एक बार ओके कर दीजिए, फिर आगे मैं मूव करूं। चलिए ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज ओके, गुड। तो ऐतिहासिक उपागम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है? पाठ्यमूलक और सांदर्भिक। पाठ्यमूलक और सांदर्भिक। अच्छा, अभी हम पाठ्यमूलक और सांदर्भिक स्वरूप की बात करेंगे,
लेकिन अब तक जो हमने ऐतिहासिक उपागम के बारे में समझा, वो मूल रूप से यही समझा कि राजनीतिक अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इतिहास की शरण में चले जाओ। यही तो कह रहे हैं ये सारे। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए या राज्य के प्रबंधन से संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए इतिहास की शरण में जाना कितना उचित होगा? विचार तो करना पड़ेगा ना। तो जो व्यवहारवादी हैं, ध्यान रखिएगा, परंपरागत उपागम से संबंधित जितने उपागम हैं, व्यवहारवादियों ने सबकी धज्जियां उड़ाई है। तो जैसे डेविड ईस्टन हो गए, लेस्ले हो गए, कोबा हो गए, इन सब ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए हमें ऐतिहासिक उपागम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए हम राजनीति विज्ञान पे नहीं बल्कि पूरी तरह से किस पे आश्रित हो गए हैं? इतिहास पे आश्रित हो गए हैं। इतिहास ने राजनीति विज्ञान नामक विषय वस्तु के ऊपर एक्लिप्स लगा दिया, ग्रहण लगा दिया, और कहीं ना कहीं यह राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बना। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बना। क्योंकि व्यवहारवादियों ने यह पाया कि द्वितीय विश्व युद्ध आते आते यह कंफर्म हो गया कि राजनीतिक सिद्धांत पतन का शिकार हो गया है, डिक्लाइन का शिकार हो गया है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत का पतन अथवा अंत। तो सोचिए, ऐतिहासिक उपागम के घोर आलोचक किसे माना जाएगा? व्यवहारवादियों को, क्योंकि व्यवहारवादियों ने सीधे सीधे इसके ऊपर आरोप लगाया, ऐतिहासिक उपागम के ऊपर, कि ऐतिहासिक उपागम ने राजनीतिक सिद्धांत को पतन का शिकार बना दिया, मानो राजनीतिक सिद्धांत को खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा है कि राजनीति विज्ञान कोई पृथक पृथक अनुशासन या सेपरेट डिसिप्लिन है ही नहीं। राजनीति विज्ञान किस पे आश्रित हो गया? इतिहास पे। और ईस्टन, कोबा और लेस्ले जैसे चिंतकों ने, सिद्धांतकारों ने साफ साफ सेबाइन, डनिंग और लास्की के ऊपर आरोप लगाया कि ये इन्हीं लोगों का षड्यंत्र था। इन लोगों ने षड्यंत्र करके राजनीतिक सिद्धांत को निगल लिया और फिर व्यवहारवादी क्रांति को बढ़ावा दिया गया, डेविड ईस्टन, कोबा और लेस्ले जैसे विचारकों के प्रयासों से। और 1945 ऑनवर्ड्स, चूंकि 1945 में इन लोगों ने यह मान लिया कि राजनीतिक सिद्धांत का अंत हो चुका है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। और राजनीतिक सिद्धांत के पतन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? ऐतिहासिक उपागम ने। और रही सही कसर दार्शनिक उपागम ने पूरी कर दी। कहने का मतलब कि अब जो ये परंपरागत उपागम है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के, ये केवल व केवल राज्य की संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में मूल्यात्मक पहलू को वरीयता दे रहे हैं, राजनीतिक अध्ययन के लिए इतिहास पे आश्रित हो चुके हैं। यही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मेन कारण है, मूल कारण है। तो देखिए, दार्शनिक अध्ययन पद्धति तथा इतिहास पर निर्भरता राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मूल कारण है ना? अच्छा,
ये रिसर्च किसने किया, ये एनालिसिस किसने किया? व्यवहारवादियों ने। किसने किया? व्यवहारवादियों ने, जो आधुनिक उपागम से संबंधित है। व्यवहारवादियों द्वारा यह आरोप लगाया गया। अच्छा, यह आरोप किसके ऊपर लगाया गया? शास्त्रीय उपागम के समर्थकों के ऊपर। शास्त्रीय उपागम के समर्थकों के ऊपर। और शास्त्रीय उपागम के समर्थकों के ऊपर मतलब मूल रूप से वे समर्थक जो दार्शनिक उपागम की बात करते हैं, मूल रूप से वे समर्थक जो ऐतिहासिक उपागम की बात करते हैं, है ना। तो सामान्यतः दार्शनिक उपागम और ऐतिहासिक उपागम को बढ़ावा देने वाले विचारकों पर इन लोगों ने आरोप लगाया। किन लोगों ने? व्यवहारवादियों ने, जैसे ईस्टन कोबा और लेस्ले जैसे व्यवहारवादियों ने। ठीक है, तो अब जब भी मैं कहूं कि ऐतिहासिक उपागम की आलोचना, तो आप समझ जाएंगे ना कि आलोचना किसके द्वारा की जा रही होगी? व्यवहारवादियों द्वारा। एग्जैक्टली। अच्छा, वो आलोचना क्यों करेंगे? क्योंकि वो खुन्नस खाए बैठे हैं, वो साफ साफ इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से राजनीतिक सिद्धांत का क्या हुआ? पतन हुआ। तो अब ये आलोचक कहते हैं कि ऐतिहासिक उपागम के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का समुचित अध्ययन संभव ही नहीं है। इसके पीछे कारण है। पहला कारण, एक विषय वस्तु के रूप में इतिहास का दायरा काफी व्यापक है ना, व्यापक। आप सामान्य परिप्रेक्ष्य में भी कहते हैं कि अच्छा इतिहास विषय रख लें, यार बहुत लंबा चौड़ा विषय है। कहते हैं इतिहास का दायरा बहुत व्यापक है, और जिस विषय का दायरा व्यापक होगा उस विषय के अंदर निहित या उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर कौन से तथ्य प्रासंगिक हैं और कौन से तथ्य अप्रासंगिक है, बताइए, इसकी छटनी करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? तो इतिहास का चूंकि विषय क्षेत्र इतना व्यापक है, लिहाजा इसके अंदर वर्णित जो बातें हैं उन बातों को लेकर हमारे अंदर सुस्पष्टता नहीं आ पाती। हम डिसीजन नहीं ले पाते कि जो बातें लिखी गई है, कई सारी बातें जो लिखी गई है, उनमें कौन सी बातें प्रासंगिक है और कौन सी बातें अप्रासंगिक है। इस निर्णय पे पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, इतिहास का दायरा बहुत व्यापक है। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा बोल के ऐतिहासिक उपागम की आलोचना करते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा ये कहते हैं कि इतिहास के अंदर माना कि तमाम तथ्यों को संग्रहित किया गया है, फिर भी बहुत सारे ऐसे बेहद लोकप्रिय व महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका इतिहास की किताबों में वर्णन नहीं मिलेगा। जैसे कार्ल मार्क्स का आदर्श साम्यवादी समाज, किसी इतिहास की किताब में है इसका उल्लेख? प्लेटो का दार्शनिक शासक, किसी इतिहास में है इसका उल्लेख? नहीं, इतिहास की किताब में नहीं। दर्शन शास्त्र की किताब में मिल जाएगा, राजनीति विज्ञान की किताब में मिल जाएगा, इतिहास की किताब में नहीं। गांधी का राम राज्य इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा। इतिहास पढ़ते हैं ना आप? राम राज्य कहीं दिया है? नहीं दिया है। लेकिन राम राज्य की अवधारणा बेहद लोकप्रिय है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास का दायरा व्यापक है और इसमें खूब तथ्यात्मकता है तो हर तथ्य मिल ही जाएगा। नहीं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बेहद लोकप्रिय हैं, लोगों की जेहन में बने रहते हैं, लेकिन इतिहास में उनका कोई उल्लेख नहीं है। तो यह आलोचना का दूसरा अहम बिंदु हो गया। तीसरा, इतिहास लेखन पर अक्सर आरोप लगता है कि यह पूर्वाग्रह का शिकार है, बायसनेस का शिकार है, प्रिजुडिस का शिकार है। उदाहरण स्वरूप दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास। अब बताइए, दरबारी इतिहासकार, आपको नहीं लगता तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं? थोड़ी सी सच्चाई होगी तो अपने स्वामी अथवा हुक्मरान का महिमा मंडल करने के चक्कर में तिल का ताड़ बना देंगे। तो बताइए, फिर हम
इतिहास के साथ इतनी विसंगतियां जुड़ी हुई है, और इसी को राजनीतिक सिद्धांत को समझने पढ़ने की आधारशिला अगर बना दिया जाए तो फिर राजनीतिक सिद्धांत का क्या हाल होगा? समझ रहे मेरी बात? तो ये एक समस्या है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि अंतर विषयक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अध्ययन को बढ़ावा देने के क्रम में अगर इतिहास का सहारा लिया जाए तो ये बहुत नुकसानदायक नहीं होगा। बस सावधानी बरतने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि राजनीतिक अध्ययन के लिए पूर्ण रूपेण आप इतिहास पे निर्भर हो जाइए। तो व्यवहारवादियों का कहना है कि ये जो है आपके डनिंग और सेबाइन वगैरह हैं, लास्की हैं, इन्होंने जैसे एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रखा हो कि राजनीतिक समझ अगर विकसित करनी है तो इतिहास के पन्ने उल्टाओ। क्योंकि देखिए, ऐतिहासिक उपागम का अपना तर्क है। ऐतिहासिक उपागम के अंदर ये बोला जाता है कि ये जो वर्तमान राजनीति है, वर्तमान राजनीति आने वाले समय में इतिहास कहलाएगी, इतिहास कहलाएगी। और जिसे हम इतिहास कहते हैं ये क्या है? अतीतकालीन राजनीति है। समझ रहे मेरी बात? वर्तमान राजनीति आगे क्या बनेगी? इतिहास। और जिसको हम इतिहास कहते हैं वो वास्तव में क्या है? अतीतकालीन राजनीति है। तो ऐतिहासिक उपागम मूलतः इसी धारणा में यकीन रखता है, और इसके आधार पर यह बताने का प्रयास किया जाता है कि इतिहास और राजनीति में कोई अलगाव। आप देखिए ना, यहां कुछ ऐसा ही प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है ना। वर्तमान राजनीति ही क्या है? इतिहास है। यही आने वाले दिनों में इतिहास बनेगा। और जिसे हम आज इतिहास मानते हैं, जिसे मान लीजिए अपने आप को भविष्य में ले जाकर खड़ा करिए, तो आज की राजनीति भविष्य में क्या बनेगी? इतिहास। और जब यहां पर खड़ा होकर आपको देखेंगे तो क्या लगेगा आपको कि ओहो, ये जो इतिहास है यही तो अतीतकालीन राजनीति है। क्योंकि जब यहां रहेंगे आप तो वर्तमान में रहेंगे, यहां बढ़ गए तो कहां चले गए? भविष्य में। भविष्य में ना। तो आज की राजनीति भविष्य का इतिहास है, और आज का इतिहास अतीतकालीन राजनीति है। और इस लिहाज से ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि हिस्ट्री इज इक्विवेलेंट टू पॉलिटिकल साइंस। समझ रहे मेरी बात? हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बैचेज के अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूं। अगर आप में से किसी को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बेझिझक पूछ लेंगे। हाँ। क्लियर ना? हाँ, चलिए ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बार में ही समझ जा रहे हैं आप लोग। इसका मतलब कि ध्यान से समझ रहे हैं, लेक्चर को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो समीकरण स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया? ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों द्वारा, है ना। व्यवहारवादी कहते हैं कि यह सब बकवास की बात है, हम इस पे यकीन नहीं करते। ठीक है, चलिए। तो हमने आलोचना का बिंदु तो देख ही लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से ऐतिहासिक उपागम पाठ्यमूलक उपागम के रूप में और सांदर्भिक उपागम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है ना। प्रिंस, अभिषेक, रानी शिवानी। हाँ,
प्रिंस करें सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मान लीजिए आप ही के साथ शुरू कर रहा हूं। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। वैसे 2007 से पढ़ा रहा हूं। अब फिर आपको पूछना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस कब से पढ़ा रहे हैं? 2014 से पढ़ा रहा हूं। हिंदी मीडियम कब से पढ़ा रहे हैं? अगला क्वेश्चन बनता है, ये पूछना चाहिए था। अक्टूबर 2020 से पढ़ा रहा हूं हिंदी मीडियम। आप बताइए, इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके सिलेबस या परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है? नहीं है। चलो, क्योंकि हिंदी मीडियम का पहला बैच मैं लिया था अक्टूबर 2020 में। अब ये नहीं बताऊंगा कहाँ, ये फिर अननेसेसरी क्वेश्चन होगा। आप लोग इधर उधर की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हम्म। हम ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, यहाँ जीएस की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो ऐतिहासिक उपागम किस किस रूप में अभिव्यक्त होता है प्रिंस, शाहिद, रानी? दो रूपों में, पाठ्यमूलक और सांदर्भिक। तो थोड़ा सा पाठ्यमूलक उपागम के बारे में समझते हैं। देखिए, ऐतिहासिक उपागम के पाठ्यमूलक स्वरूप में अभिव्यक्त होने का अभिव्यक्त होने का प्रबल समर्थन जिस विचारक के द्वारा किया गया है उसका नाम है एंड्रयू हैकर। क्या नाम है? एंड्रयू हैकर। रोहित करें कि लास्की और डनिंग का क्या योगदान रहा है? यही योगदान रहा है कि इन्होंने ऐतिहासिक उपागम को खूब प्रमोट किया। इनका कहना था कि भाई राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए किसी भी मामले का अगर अध्ययन करना है तो इतिहास उसके लिए सबसे शानदार स्रोत है। नूतन कर या आंसर की फॉर्मेटिंग में समस्या आ रही है, आएगी ना। जब तक शरीर में फ्लेश नहीं होगा तब तक बॉडी बिल्डिंग कैसे करेंगे? तो अगर शरीर में नक्काशी लानी हो तो सबसे पहले मास गेन करना पड़ता है। तो अभी टॉपिक को समझिए, अपनी समझ विकसित करिए, फिर आंसर की फॉर्मेटिंग भी करेंगे। मैं तो पहले ही बताया हूं कि जैसे ही यूनिट खत्म होगी, आपको जो हमने सारे प्रश्न प्रोवाइड किए हैं क्लास की शुरुआत में, उनमें से किसी भी प्रश्न को हल करने में अगर कोई बाधा आएगी, आपकी तरफ से बताया जाएगा, मैं यहाँ फॉर्मेटिंग कर दूंगा। फॉर्मेटिंग के बाद भी आपको दिक्कत आई तो मैं बोल के उसका उत्तर लिखवा दूंगा। अब बताओ, इसके आगे भी कुछ पॉसिबल है? नहीं है। तो तनाव बिल्कुल मत लीजिए, जो चीजें एक्सप्लेन की जा रही है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इन सब के बारे में आने वाले समय में और विस्तार से आप जानेंगे। एक्चुअली चिंतकों के लिहाज से हम उन्हीं चिंतकों को विस्तार से पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है ना। हमारा मकसद यहाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को कवर कराना नहीं है, बल्कि यूपीएससी के सिलेबस के अंदर जो इसका दायरा है उसी दायरे में अपने आप को रखना है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ जिन सिद्धांतकारों को मैं कोट करता हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जाइए और उनका इतिहास पढ़िए, नहीं। बस एक रेफरेंस के लिए उनका नाम याद रखिए, है ना। लास्की ने राज्य के संदर्भ में बहुत कुछ कहा है, खास करके अधिकार के संदर्भ में कहा है ना। लास्की कहता है कि किसी भी राज्य की पहचान इस आधार पर की जा सकती है कि उसने अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित किया है ना। हाँ, हर्षिता करिए कि पहले हमने कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और क्वेश्चन भी हल हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे, ध्यान से समझेंगे, भटकाव का शिकार नहीं होंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हर चीज समझ जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में ना आए। अननेसेसरी बातों पर समय जाया नहीं करना है ना। चलिए,
ऐतिहासिक उपागम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है? पाठ्यमूलक तथा सांदर्भिक। ऐतिहासिक उपागम के पाठ्यमूलक स्वरूप में स्वरूपीकरण का, है ना, प्रबल समर्थक कौन है? एंड्रयू हैकर। और सांदर्भिक स्वरूप में इसके एक्सप्रेशन को किसने समर्थन दिया है? क्वेंटिन स्किनर। ठीक है, नाम याद रख सके तो रखिएगा, नहीं बहुत आवश्यक नहीं है। देखिए, अच्छा, आपसे यह भी कहा जाए कि क्या एंड्रू हैकर, क्वेंटिन स्किनर, इनका संबंध ऐतिहासिक उपागम से है? तो बिल्कुल है ना। पवन, अब देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां है विषय वस्तु के रूप में इतिहास, है ना, यहां है विषय वस्तु के रूप में इतिहास। ऐतिहासिक उपागम यही कहता है ना कि अगर राजनीतिक अध्ययन को ठीक तरीके से अंजाम देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतिहास की शरण लेनी होगी। ये कौन कहता है? ऐतिहासिक उपागम के समर्थक, यही ना। या कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम ऐसा कहता है। बोर्ड वर्क को फॉलो करते चलिएगा समझने के साथ साथ। देखिए, ऐतिहासिक उपागम के समर्थक कहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हें राजनीतिक अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करना है तो कहां जाना होगा? इतिहास की शरण में। और इतिहास के अंदर क्या उल्लेखित होगा? जाहिर सी बात है, सूचनाएं, ऐतिहासिक तथ्य, है ना। माधुरी, पवन, हर्षिता, सलाम, इसमें क्या होगा? ऐतिहासिक तथ्य। तथ्य या कह लीजिए सूचनाएं। अब देखो, हाँ, ऐतिहासिक उपागम के समर्थक ऐसा कहते हैं। विरोधी ऐसा थोड़ी कहेंगे, विरोधी खारिज करेंगे। व्यवहारवादी कतई ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। ये तो सेबाइन वगैरह जैसे विचारक कहेंगे ऐसा। अब देखिए, एंड्रू हैकर कहता है कि देखो साहब, आप इतिहास की शरण में तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऐतिहासिक उपागम का ही समर्थक है। लेकिन ये कहता है कि जो महान ग्रंथ हैं, जो गौरव ग्रंथ हैं, गौरव ग्रंथ मतलब समथिंग लाइक मैग्नम ओपस, आप कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, है ना, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक। तो मान लीजिए, ये जो इतिहास से संबंधित कोई ग्रंथ है, कोई टेक्स्ट है, और माना कि इसे किस श्रेणी में रखा गया है? गौरव ग्रंथ। गौरव ग्रंथ, गौरव ग्रंथ में। अब जैसे मान लीजिए, हिंदुत्व के अंदर जो स्मृति टेक्स्ट हैं, स्मृति ग्रंथ, तो भाई स्मृति ग्रंथ हिंदू समाज के लोगों के अंदर बड़ा सम्मान के भाव से देखा जाता है। लाइक याज्ञवल्क्य की स्मृति वगैरह वगैरह, ये सब। उसी में एक मनुस्मृति भी है जिसकी आमतौर पे खूब आलोचना की जाती है ना। वेद, लाइक ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारी चीजें। ऐसे ही अलग अलग धर्मों के अंदर जो पवित्र ग्रंथ हैं, गौरव ग्रंथ, महान ग्रंथ, उनको लेकर एंड्रू हैकर कहता है कि जो भी गौरव ग्रंथ है या महान ग्रंथ है, उसमें जो भी बातें लिखी गई है, जो भी सूचनाएं दी गई है, उन सूचनाओं को केवल सूचना के रूप में लीजिए,
उन सूचनाओं को ग्रंथ में अंकित करने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, किन परिस्थितियों में सूचनाओं को संग्रहित किया गया, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गौरव ग्रंथ मतलब सर्वकालिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये देश काल तथा परिस्थितियों से स्वतंत्र होते हैं। समझ रहे मेरी बात? जैसे मान लीजिए द ग्रेट बाइबल, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ। अब इनको लेकर एंड्रू हैकर कहता है कि जो भी बातें यहां लिखी गई है, जिस रूप में लिखा गया है हूबहू बहु उसी रूप में उसे स्वीकार लीजिए, क्योंकि गौरव ग्रंथों में कही गई बातें सर्वकालिक महत्व की होती हैं, देश काल तथा परिस्थितियों से मुक्त होती हैं। महान ग्रंथों में दी गई सूचनाओं को बार बार पढ़िए ताकि लेखक के मूल विचार को आप समझ सकें। और वो कहता है कि जितना अधिक तथ्यों को दोहराएंगे गौरव ग्रंथ के बारे में उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे। अच्छा, साथ में ये भी कहता है कि तथ्यों को पढ़ते समय उन तथ्यों को किसी भी कारक की कसौटी पर कसने की कोशिश मत करिए। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, प्राचीन भारतीय समाज में, मुख्य तौर पे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। वर्ण व्यवस्था के अंदर चतुर्वर्णीय विभाजन था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास, इस तरह से। जब यह व्यवस्था समाज में अपनाई गई, उस समय निसंदेह समाज की स्वीकार्यता रही होगी, तभी यह व्यवस्था चलती रही। लेकिन जैसे ही आम जनमानस आधुनिक जीवन मूल्यों से परिचित हुआ, उसे लगा कि नहीं, ये तो अमानवीय विभाजन है, तो फिर इसका विरोध हुआ। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जरा सोचिए, जब हमारे समाज में, हिंदू समाज में सती प्रथा को परंपरा के रूप में अपनाया गया होगा, तो आपको नहीं लगता कि उस समय इस परंपरा का बहुत महिमा मंडल किया गया होगा, समाज की तरफ से बड़ी स्वीकार्यता मिली होगी? आज भी देखे होंगे, खास करके ग्रामीण इलाकों में, घर के अहाते के बाहर, या मान लीजिए एक ही परिवार के सदस्य हैं या एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग, एक ही खानदान के 7, 8, 10 घर में बसे हुए हैं ऐसे एक लाइन से, और घर के अहाते के बाहर देखेंगे एक मंदिर होगा, मंदिर नहीं भी होगा तो कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जहां छोटी छोटी वेदिकाएं लगाई गई होती है। देखा है कि नहीं गांव में ऐसे बगीचे वगैरह में? पूछेंगे ये वेदिका किसकी है भाई, तो पता चलेगा, कहेंगे कि ये सती मैया की है। इसका मतलब कि उनके पुरखों में, कुल खानदान में कभी कोई सती हुआ होगा। अब आप सोचिए, जो सती हो गया उसकी पूजा हो रही है, आज भी हो रही है। इसका मतलब दावे के साथ आप कह सकते हैं कि जिस दौर में यह परंपरा रही होगी, इस परंपरा को बेहद, हाँ, मतलब समाज की लेजिटिमेसी हासिल होगी, वैधानिकता हासिल होगी, समर्थन हासिल होगा। लेकिन आज के दौर से जब हम इस व्यवस्था का अवलोकन करते हैं, भूत में घटित हो रही इस तरह की घटना का, सती प्रथा वगैरह जैसी घटना का, बताइए कैसा प्रतीत हो रहा है कि इससे तो अमानवीय कोई प्रथा हो ही नहीं सकती। अब एंड्रू हैकर यहीं पर, अच्छा आज, ओहो, रफीक कह रहे हैं कि आज प्रेयर के लिए जाना है, शुक्र फ्राइडे है, कितने बजे निकलेंगे? अभी तो 1 बजे के बाद ही जाएंगे, 12:30 1, क्या टाइमिंग है? कोई नहीं, अगर मान लीजिए कुछ छूट गया ना रफीक, तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लीजिएगा। हाँ, कोई नहीं, आप में से भी अगर किसी को कोई है जिसको नमाज पढ़ने जाना है, तो पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम में आप जा सकते हैं, कोई इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। और क्लास चलते हुए अगर लगा कि समय बचा है अभी, तो क्लास में आ जाइए फिर। चलो, चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। बारह 50, चलो ठीक है, 10 ही मिनट तो क्लास छूटेगी सलाम, कोई टेंशन नहीं, 10 मिनट बाद में कर लीजिएगा। अगर टॉपिक पहले हो गया तो मैं पहले भी छोड़ दूंगा। तो देखो, मैं यही बता रहा था कि अब तथ्य तो आज भी मिलता है, इतिहास में तथ्य मिलता है ना कि प्राचीन हिंदू समाज
वर्णों के रूप में विभक्त समाज था। प्राचीन हिंदू समाज में सती प्रथा हुआ करती थी, बाल विवाह हुआ करता था, ये तमाम चीजें। अब उन दिनों के लिहाज से ये अच्छी परंपराएं थी, शायद उन दिनों के लिहाज से ये अच्छी परंपराएं थी। लेकिन आज के दौर के अनुसार, आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुसार जब सोचते हैं तो लगता है कि इससे खराब कोई परंपरा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप परंपराओं का अध्ययन या इतिहास में वर्णित सूचनाओं का अध्ययन देश, काल तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। प्राचीन काल में आप क्या कह रहे हैं कि उन दिनों ये परंपरा सही रही होगी, इसका मतलब कि उन दिनों का संदर्भ अलग था, आज का संदर्भ, इसको बोला गया सांदर्भिक उपागम। क्वेंटिन स्किनर यही कहता है कि इतिहास में वर्णित संकल्पनाओं को, तथ्यों को पढ़ते समय देश, काल, परिस्थितियां, कंटेक्स्ट, इन सबसे दूर रहो। जो दिया है हूबहू उसे स्वीकार लो। लेकिन स्किनर क्या कहता है? नहीं, गौरव ग्रंथ में दी गई सूचनाएं देश, काल व परिस्थितियों से स्वतंत्र नहीं हो सकती। जबकि पाठ्यमूलक उपागम वाले क्या कहते हैं कि नहीं, अगर मामला गौरव ग्रंथ का है तो घास भूसा कुछ भी लिखा हो, मान के चलिए कि तब भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है, आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा। बताइए, सुनम्यता का भाव किस प्रणाली में दिखता है, पाठ्यमूलक में कि सांदर्भिक में? सांदर्भिक में, सांदर्भिक में, सांदर्भिक में। इसका मतलब कि अगर ऐतिहासिक उपागम की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी प्रासंगिकता बचेगी या रहेगी, वो किसकी वजह से रहेगी? सांदर्भिक, सांदर्भिक उपागम। एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए, शरीयत के अंदर यह उल्लेख है कि एक पुरुष अधिकतम 4 शादियां कर सकता है। अब ये उल्लेख किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, किस कंटेक्स्ट में किया गया? कंटेक्स्ट था कि भाई मिडिल ईस्ट के बारे में तो जान ही रहे हैं, ये आए दिन लड़ते रहते हैं, पहले भी लड़ते रहते थे, कबीलाई समाज। तो खास करके जो इस्लामिक सोसाइटी थी प्रारंभिक दौर में, वो बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी थी। और आज भी आप देखेंगे मध्य पूर्व में या फिर पश्चिम एशिया तक चले जाइए, मुस्लिम बहुल देशों के अंदर, वहां पर कबीलों का बड़ा कल्चर है, ट्राइब्स का। आप देखो पश्चिम एशिया के तमाम देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब ट्राइब्स हैं। जहां किर्गिज ट्राइब पाई जाती है उसे किर्गिस्तान, जहां कजाक जनजाति पाई जाती है वहां कजाकिस्तान, यानी कजाकों की भूमि। स्थान का मतलब होता है लैंड, भूमि। और ये सब क्या है? ट्राइब्स। तो ट्राइब्स का बड़ा कल्चर है, ट्राइबल कम्युनिटी का। और ये वार मॉन्गरिंग हुआ करते थे, समझ रहे हैं मेरी बात? वार मॉन्गरिंग कहने का मतलब कि सूरवीर योद्धा, इसका बड़ा ट्रेंड था। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग कबीले आपस में लड़ते रहते थे बड़ी संख्या में। अब चूंकि युद्ध में कौन जाएगा? पुरुष सदस्य। तो बड़ी संख्या में पुरुष हताहत होते थे, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती थी। तो मानवता को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो महिलाएं विधवा हो गई, पहले पति पे आश्रित थी, पति नहीं रहा, तो भाई उसे निराश्रित होने से बचाया जाए, उसे सहारा मिल सके, उसे जीवन यापन करने में कोई समस्या न हो, इसलिए उसे एक सामाजिक बंधन का रूप दे दिया गया। और सामाजिक बंधन में शादी विवाह एक ऐसी संस्था है जो मजबूत सामाजिक बंधन को दर्शाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे, लोग अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए माँ बाप से झगड़ जाते हैं। तो इससे महज ये कयास लगा सकते हैं कि उपलब्ध जो बंधन है, सामाजिक बंधन, तमाम बंधनों में से इसे एक बेहद मजबूत बंधन माना जाता है, पहले भी माना जा रहा था, आज भी। तो उन दिनों इस्लामिक लॉ के अंदर इसे बड़ी सराहा गया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, कि नहीं ये तो बड़ा ही मानवतावादी पहल है। तो चलिए, देश, काल व परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के लिहाज से, है ना, शानदार पहल रही। लेकिन जरा सोचिए, आज 21वीं सदी का विश्व, 21वीं सदी का विश्व जुगल जोड़ी में तो जमता नहीं है। पति पत्नी आए दिन तलाक की खबरें देखते हैं, शाहिद, रफीक,
एक पत्नी संभलती नहीं, दो तीन चार कौन करेगा बताओ। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम भैया एंड्रू हैकर का समर्थन करते हैं, जो लिखा है हम उसी रूप में कंसीडर करेंगे, परिस्थितियों की कसौटी पर उसे नहीं कसेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा मानने वालों की संख्या बहुत कम होगी? ज्यादातर लोग इस तथ्य से दूरी बनाएंगे और कहेंगे कि ऐसा नहीं है, जो तथ्य लिखा है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसका मतलब समझते समय उसके कंटेक्स्ट पर फोकस करना होगा। ये कौन कहता है? क्वेंटिन स्किनर कहता है। समझ रहे मेरी बात? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐतिहासिक उपागम को प्रकट करने वाले, प्रस्तुत करने वाली जो दोनों विधियां हैं, पाठ्यमूलक और सांदर्भिक, ये दोनों आप समझ गए होंगे। इसी के साथ ऐतिहासिक उपागम समाप्त हो। क्लियर है? हाँ, लेकिन डिक्टेशन पार्ट रह गया है। अब बताइए, जितनी चीजें मैं आपको समझाया, कहीं कुछ समझने में किसी को डाउट हो, बेझिझक पूछ लीजिए, क्योंकि फिर अब मैं लिखवाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अगर नहीं लिखवाया तो 3 दिन के भीतर दिमाग से ये उड़ जाएगा। जोर से बोलिए। पाठ्यमूलक का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है ना? कहने का मतलब कोई मैग्नम ओपस, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अरे बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ कह लीजिए, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी बातें उल्लेखित है, अभिषेक, जो भी बातें उल्लेखित है, जो सूचना दी गई है, जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में स्वीकार कर लो। अब एग्जाम्पल देखो, अब थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस। अब तुलसीकृत रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाइयां हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब पाठ्यमूलक उपागम के समर्थक कहते हैं कि जिस रूप में दिया है अपना लीजिए, क्वेश्चन मत करिए। अब बताइए कितना अतार्किक है। तो क्या ऐतिहासिक उपागम इस रूप में कभी भी ठीक से अभिव्यक्त हो पाएगा? नहीं। लेकिन सांदर्भिक उपागम क्या कहता है? अरे जब लिखा गया होगा, हो सकता है उस समय का कंटेक्स्ट ऐसा रहा होगा। और फिर भी आप सोच लीजिए, भाई समाज के जिन वर्गों को शूद्र की श्रेणी में रखा जा रहा था, उनकी क्या स्थिति थी? ऐसी स्थिति थी कि वो कभी सवाल उठा ही नहीं सकते थे। तुमको हमारे बारे में जो लिखना है लिख दो, हमारी अपनी आवाज ही नहीं है। तो जिसके पास कलम है जो मर्जी आया लिख दिया। महिलाएं वंचित, इनकी अपनी कोई वॉइस ही नहीं थी, कोई आवाज ही नहीं थी, कलम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जिसके पास कलम, कलम का मतलब यहां जो पावरफुल है, जो सशक्त है, जैसा लिखना चाहा लिख दिया। उस समय का कंटेक्स्ट रहा ऐसा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ताकतवर हूं आप कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि यहां अगर कोई ताकतवर है तो केवल एक, कौन? लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड। और भारत का सबसे बड़ा कानून कौन है? भारत का संविधान। दैट्स इट। संदर्भिक का मतलब होता है साहिल कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट है ना, कुछ भी पढ़े तो उसके कंटेक्स्ट को समझें, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और इसी में कोई बच्चा अनाप शनाप कमेंट किए जा रहा है, उसको सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, वो पूछ रहा है कि सर अगली छुट्टी कब होने वाली है, मटन खाए कुल कितने दिन हुए आपके, इस तरह के सवाल पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? हो सकता है मैं गुस्सा दर्शा दूं, गुस्सा जता दूं। अब मैं गुस्सा हो गया और आपने बोल दिया या किसी ने बोल दिया कि PSIR के जो सर हैं, KGS वाले, वो बड़े गुस्सैल हैं, और सामने वाला हूबहू उसी रूप में मान गया, तो इसका मतलब कि वो एंड्रू हैकर का चेला है। लेकिन सामने वाला अगर ये समझने का प्रयत्न किया कि अगर सर क्लास में गुस्सा हुए थे तो किस वजह से हुए थे, कंटेक्स्ट क्या था, और जब उन्हें पता चलेगा कि कंटेक्स्ट ये था कि कुछ बातों को लेकर वो इरिटेट हो गए थे। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ डिसअप्रूविंग घटनाएं घटी होगी। तो कंटेक्स्ट, हमेशा कंटेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए, संदर्भ पे। ठीक है अभिषेक, साहिल, रानी शिवानी, गुड।
हम्म? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर आपने नहीं समझा इसको ढंग से। पाठ्यमूलक कहने का मतलब कि ये विशुद्ध रूप से रूढ़िवादी तरीका है ना। और बदलते समय के साथ आपको नहीं लगता कि रूढ़ियां टिक नहीं पाएंगी? सांदर्भिक क्या कहता है? सांदर्भिक अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता है। वो कहता है कि ठीक है, आज से 1000 वर्ष पहले जो बात लिखी गई उसको हम वर्तमान में वर्तमान मूल्यों की कसौटी पर कसते हुए खारिज नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले ये जानेंगे कि जिस समय ये लिखा गया था उस समय लिखे जाने का कंटेक्स्ट क्या था, संदर्भ क्या था। पता चला कि संदर्भ अच्छा था तो बोलेंगे उन दिनों के लिए ये अच्छा था, ग्रंथ में ये बना रहे। लेकिन वर्तमान में हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में संदर्भ बदल चुका है, संदर्भ कुछ और है। तो आपको नहीं लगता कि सांदर्भिक उपागम ऐतिहासिक अध्ययन के दौरान अधिक तार्किक स्वरूप को अपनाता है? पाठ्यमूलक उपागम रूढ़िवादी स्वरूप को अपनाता है, अतार्किक स्वरूप को अपनाता है। क्लियर है? अभी भी कुछ डाउट है? देखिए, आपके पास दो विकल्प है। हमने कहा देखो भाई, ये है इतिहास की किताब, या कह सकते हैं ये गौरव ग्रंथ है, एक महान ग्रंथ है। इसमें XYZ बात लिखी हुई है। आपने इस ग्रंथ को खोला, अब आपके पास दो विकल्प है। जो बात लिखी गई है उसे हूबहू उसी रूप में अपना लीजिए, उसी रूप में मान लीजिए कि हाँ यही सत्य है, कोई क्वेश्चन मत करिए, ये पाठ्यमूलक है। दूसरी बात, जो बात लिखी हुई है उस पर आपको मंथन करना होगा कि आखिर ये लिखा गया है तो किस वजह से लिखा गया है। पता चला कि जिस वजह से लिखा गया था वो वजह सही थी, लेकिन फिलहाल वैसी वजह नहीं रही, इसलिए ये जो लिखा गया है ये वर्तमान को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यही है। पाठ्यमूलक में हाँ, शास्त्रीय उपागम ही है ये सारा। तो ऐतिहासिक उपागम तो शास्त्रीय उपागम ही है ना, प्राचीन उपागम ही है। ये हालांकि सीधे सीधे यहां कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मसला बिल्कुल अलग है। होता है। वो तो राज व्यवस्था की योजना के अनुसार है ना। हमारे यहाँ जिस तरह की संघात्मकता अपनाई गई है, इसमें केंद्र को वरीयता दिया गया है, राज्य को लगभग केंद्र के ऊपर आश्रित बनाया गया है। तो अगर केंद्र को आप वरीयता देंगे तो भाई उसे अतिरिक्त शक्तियां भी मिलेगी, और जहां अतिरिक्त शक्तियां मिलेगी वहां शक्तियां साझा नहीं होगी राज्यों के साथ। अब जब राज्यों के साथ शक्तियां साझा नहीं होगी तो एकात्मक लक्षण निकल कर आएंगे। प्लस जहां शक्तियां साझा हुई है वहां भी केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां दिया गया। जैसे मान लीजिए सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों के माध्यम से विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ है केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र के हिस्से में कौन सी सूची है? संघ सूची। अब संघ सूची के अंदर जितने विधायन से जुड़े विषय वस्तु हैं सारे अति महत्वपूर्ण कोटि के हैं, और राज्य सूची में जो विधायन से संबंधित मुद्दे हैं वो कम महत्वपूर्ण है, कम महत्व वाले हैं। प्लस संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य कानून नहीं बना सकता। लेकिन राज्य सूची के विषयों पर अति विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र कानून बना सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान निर्माताओं ने काफी सोच समझकर इस तरह की राज व्यवस्था का सृजन किया। एक विशिष्ट प्रकार की संघात्मकता जिसे कहते हैं, एक ऐसी संघात्मकता जो सिद्धांत में तो संघात्मकता कहलाती है लेकिन व्यवहार में अर्ध संघात्मक है। तो ये भारत की परिस्थितियों से अभिप्रेरित है। भारत एक विशालकाय देश है, बहुसंस्कृतिवादी देश है ना। ऐसे में केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है, अन्यथा मान लीजिए देश के किसी कोने में विघटनकारी प्रवृत्ति हावी होने लगे, विघटनकारी प्रवृत्ति, तो उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि देश की एकता व अखंडता खतरे में पड़ सकती है? तो एकता व अखंडता को सुलझाने के लिए या अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि केंद्र का ताकतवर होना आवश्यक है। इसलिए एक ऐसी संघात्मकता अपनाई गई जहां केंद्र को पावरफुल बनाया गया, और केंद्र को पावरफुल बनाने के चक्कर में हमारे संविधान के अंदर कई सारे एकात्मक लक्षण उभार ले लिए। समझ लो। तो चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी कुछ नया नहीं पढ़ाया हूं, वो बस एक डाउट डिस्कस कर रहा था, और डाउट भी ऑनगोइंग टॉपिक से नहीं है।
अभी ठीक है सर? हाँ। तो अब जितना समझाने के क्रम में आपने बोर्ड वर्क फॉलो किया होगा अपने नोटबुक में, उसके नीचे एक लाइन खींचिए और आगे लिखिए, ऐतिहासिक उपागम। राजनीतिक सिद्धांत के राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम की झलक। राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम की झलक। ऐतिहासिक उपागम की झलक। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम की झलक सबसे पहले मैकियावेली की रचनाओं में मिलती है। मैकियावेली की रचनाओं में मिलती है। सेबाइन, डनिंग तथा लास्की जैसे विचारकों ने सेबाइन, डनिंग तथा लास्की जैसे विचारकों ने सेबाइन, डनिंग तथा लास्की जैसे विचारकों ने इस उपागम को लोकप्रियता प्रदान की। यह उपागम यह उपागम इतिहास तथा राजनीति के यह उपागम इतिहास तथा राजनीति के अंतर संबंध को यह उपागम इतिहास तथा राजनीति के अंतर संबंध को बढ़ावा देता है। इतिहास तथा राजनीति के अंतर संबंध को बढ़ावा देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है यह इस मान्यता पर आधारित है कि वर्तमान राजनीति ही यह इस मान्यता पर आधारित है यह इस मान्यता पर आधारित है कि वर्तमान राजनीति ही आगे इतिहास कहलाएगी। वर्तमान राजनीति ही आगे इतिहास कहलाएगी। आगे मतलब इन फ्यूचर। वर्तमान राजनीति ही आगे आगे चलकर इतिहास कहलाएगी तथा तथा वर्तमान में जिसे हम इतिहास कहते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि अतीतकालीन राजनीति है। वर्तमान में जिसे हम इतिहास कहते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि अतीतकालीन राजनीति है। सेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े तीन बेहद महत्वपूर्ण कारक तथ्य। पहला कौन सा है? तथ्य।
तीन बेहद महत्वपूर्ण कारक, तथ्य, कारण व निवारण, तीनों ही, तथ्य, कारण व निवारण, तीनों ही, तीनों ही इतिहास में उपलब्ध है, तीनों ही इतिहास में उपलब्ध है। लिहाजा, लिहाजा तीनों ही इतिहास में उपलब्ध है, लिहाजा राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित यह सबसे महत्वपूर्ण उपागम है। लिहाजा राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित यह सबसे महत्वपूर्ण उपागम है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। आफ्टर चेंज इन पैराग्राफ, ऐतिहासिक उपागम मूलतः दो रूपों में, ऐतिहासिक उपागम मूलतः दो रूपों में, मूलतः दो रूपों में अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, ऐतिहासिक उपागम मूलतः दो रूपों में अभिव्यक्त होता रहा है। पहला पाठ्यमूलक स्वरूप, पहला पाठ्यमूलक स्वरूप तथा दूसरा, पहला पाठ्यमूलक स्वरूप तथा दूसरा सांदर्भिक स्वरूप, सांदर्भिक स्वरूप। आगे लिखिए, एंड्रयू हैकर ने, एंड्रयू हैकर ने, एंड्रयू हैकर ने पाठ्यमूलक स्वरूप का, एंड्रयू हैकर ने पाठ्यमूलक स्वरूप का हवाला देते हुए, एंड्रयू हैकर ने पाठ्यमूलक स्वरूप का हवाला देते हुए यह कहा कि किसी भी गौरव ग्रंथ का अध्ययन करते हुए किसी भी गौरव ग्रंथ का, यानी महान ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उसमें वर्णित बातों अथवा सूचनाओं को, उसमें वर्णित बातों अथवा सूचनाओं को देश काल तथा परिस्थितियों से, देश मतलब स्थान है ना, काल मतलब समय, परिस्थितियां मतलब किस सरकमस्टांसेस में वो सूचना अंकित की गई, देश काल तथा परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, किसी भी गौरव ग्रंथ का अध्ययन करते समय उसमें वर्णित सूचनाओं को देश काल तथा परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि 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 गौरव ग्रंथों में वर्णित बातें, क्योंकि गौरव ग्रंथों में वर्णित बातें सर्वकालिक महत्व की होती हैं, सर्वकालिक,
चिरकालिक गौरव ग्रंथों में वर्णित बातें सर्वकालिक महत्व की होती हैं। चाहे कोई भी कालखंड, चाहे कोई भी कालखंड, स्थान, चाहे कोई भी कालखंड, स्थान अथवा परिस्थितियां क्यों ना हो, अथवा परिस्थितियां क्यों ना हो, गौरव ग्रंथों में वर्णित सूचनाएं या वर्णित बातें, गौरव ग्रंथों में वर्णित बातें हमेशा ही महत्वपूर्ण होंगी, हमेशा ही महत्वपूर्ण होंगी। अतः इनको पढ़ते समय कोई प्रश्न न करें, अतः इनको पढ़ते समय कोई प्रश्न न करें। जिस रूप में दी गई हैं, जिस रूप में दी गई हैं उसी रूप में स्वीकार करें, जिस रूप में दी गई हैं उसी रूप में स्वीकार करें। एंड्रू हैकर यह भी कहता है, एंड्रू हैकर यह भी कहता है कि लेखक अथवा रचनाकार के मनोभाव को, एंड्रू हैकर यह भी कहता है कि लेखक अथवा रचनाकार के मनोभाव को, लेखक अथवा रचनाकार के मनोभाव को ठीक ढंग से समझने के लिए तथ्यों को बार बार पढ़ें, तथ्यों को बार बार पढ़ें। ठीक है, अगला वाक्य लिखिए। ज्ञातव्य है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण की वजह से, ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण की वजह से ऐतिहासिक उपागम का यह स्वरूप, ऐतिहासिक उपागम का यह स्वरूप बहरहाल, बहरहाल, बहरहाल मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, बहरहाल प्रासंगिक नहीं रहा। ऐतिहासिक उपागम का यह स्वरूप प्रासंगिक नहीं रहा। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, क्वेंटिन स्किनर के अनुसार, क्वेंटिन स्किनर के अनुसार, क्वेंटिन स्किनर के अनुसार क्वेंटिन स्किनर के अनुसार गौरव ग्रंथों में वर्णित सूचनाओं को, क्वेंटिन स्किनर के अनुसार गौरव ग्रंथों में वर्णित सूचनाओं को, गौरव ग्रंथों में वर्णित सूचनाओं को पढ़ने व समझने के दौरान देश काल तथा परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए देश काल तथा परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए
कि आखिर जो तथ्य उल्लेखित है, आखिर जो तथ्य उल्लेखित है, आखिर जो तथ्य उल्लेखित है, इसके उल्लेख का संदर्भ क्या है, इसके उल्लेख का संदर्भ क्या है। निसंदेह ऐतिहासिक उपागम का यह स्वरूप वर्तमान में भी प्रासंगिक बना हुआ है, वर्तमान में भी प्रासंगिक बना हुआ है। ऐतिहासिक उपागम का यह स्वरूप वर्तमान में भी प्रासंगिक बना हुआ है। क्लियर है ये? अब सब हेडिंग डालेंगे ऐतिहासिक उपागम की आलोचना। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? देखिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बड़े कूल होकर आराम से पढ़ रहे हैं, कोई इधर उधर का मैसेज नहीं आ रहा है। लिखने में असुविधा तो नहीं हो रही है? आप लिख पा रहे हैं अच्छे से? और अगर कहीं कुछ छूट जाए तो आपको तरीका बताया ही हूँ, वहाँ टाइम नोट कर लीजिए और उसी समय पे रिकॉर्डेड वीडियो में जाकर दोबारा अपडेट कर लीजिए। ठीक है? अभिषेक, शाहिद, रोहित, रानी, सलाम, गुड। तो हाँ, अभिषेक करें कि नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। आप ही जीवन का असली आनंद ले रहे हैं। खास करके मौसम का तो कह ही सकते हैं, है ना, क्योंकि मानसून उत्तर भारत में दस्तक दे चुकी है। हम्म, हाँ, वो धीरे धीरे आप लोगों की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी ना कि फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि मान के चलिए ऑप्शनल में बहुत लिखना पड़ता है, और नहीं लिखेंगे तो फिर पूरा कोर्स करना बेकार हो जाएगा। जब ऑप्शनल लेवल पे आप क्लास करते हैं तो आपको जाकर महसूस होता है कि इस एग्जाम के लिए नोट्स कितना महत्वपूर्ण है। अब तो नोट्स की अहमियत को लेकर बहुत चर्चा नहीं होती, क्योंकि दौर बदल गया, पीपीटी वाला। क्लास में समझा दिया गया, जब आप कहेंगे सर डिक्टेशन प्लीज, तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे टीचर? पीडीएफ दे दी जाएगी, कलेक्ट कर लीजिएगा। रोहित करे हाथ का अंगूठा दर्द कर रहा है। 10-12 दिनों के बाद कोई दर्द नहीं होगा। आपने देखा है कभी कभी बड़े दिनों बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में स्टिफनेस आ जाती है, लेकिन 4-6 दिन जब कर देंगे सारी नसें खुल जाती हैं। फिर उसके बाद तो चाहे एक्सरसाइज की एक्सटेंट या डिग्री बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अब लिख लीजिए ऐतिहासिक उपागम की आलोचना। देखो शास्त्रीय उपागमों में अगर दो का ध्यान आपने रख लिया, दार्शनिक का और ऐतिहासिक का, क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा। और आधुनिक में व्यवहारवादी उपागम और उत्तर व्यवहारवादी। टेक डाउन। व्यवहारवादी उपागम से संबंधित, पवन लिखिए, व्यवहारवादी उपागम से संबंधित अथवा अथवा व्यवहारवादी क्रांति से जुड़े
व्यवहारवादी क्रांति से जुड़े विचारकों द्वारा मुख्य तौर पर मुख्य तौर पर दार्शनिक उपागम की आलोचना की गई है, क्योंकि क्योंकि डेविड ईस्टन डेविड ईस्टन कोबा डेविड ईस्टन कोबा लेस्ले जैसे व्यवहारवाद के समर्थकों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ऐतिहासिक उपागम तथा दार्शनिक उपागम के समर्थकों को बताया। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का अभिप्राय है इसका अपने मूल स्वरूप में, अपने शास्त्रीय स्वरूप में, मूल मत लिखिए, इसका अपने शास्त्रीय स्वरूप में, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का अभिप्राय है इसके अपने शास्त्रीय स्वरूप में पूर्णतः अप्रासंगिक हो जाना। डेविड ईस्टन ने सेबाइन तथा डनिंग पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि इन लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत को पूरी तरह ऐतिहासिक उपागम पर निर्भर अथवा आश्रित बनाने में कोई कोर कसक नहीं छोड़ी। राजनीतिक सिद्धांत को ऐतिहासिक उपागम पर निर्भर अथवा आश्रित बनाने में
कोई कोर कसक नहीं छोड़ी। लिहाजा 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 राजनीतिक सिद्धांत पतन का शिकार हो गया। राजनीतिक सिद्धांत पतन का शिकार हो गया। राजनीतिक सिद्धांत के राजनीतिक सिद्धांत के पतन के सिद्धांत को हाईलाइट कर लीजिएगा। किसके पतन के सिद्धांत को? राजनीतिक सिद्धांत के पतन के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत के पतन के सिद्धांत को औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर से सुनिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के सिद्धांत को औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के समापन उपरांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिक सिद्धांत की पतनोन्मुखता को दूर करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की पतनोन्मुखता को दूर करने के लिए व्यवहारवादी क्रांति का संचालन किया। अच्छा देखिए, अब आगे लिखने पर थोड़ा रुक जाइए। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब समाप्त हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? 1945। अब देखा गया कि भाई ये राजनीतिक सिद्धांत के तमाम जो परंपरागत उपागम है आखिर क्या कर रहे थे कि राजनीतिक प्रणालियों को नियंत्रित नहीं कर पाए, लिहाजा दुनिया में इतना भयावह युद्ध छिड़ गया। इसका मतलब कि अपने परंपरागत रूप में राजनीतिक सिद्धांत अप्रासंगिक नहीं रहा। यही राजनीतिक सिद्धांत का पतन है। और अब हम राजनीतिक सिद्धांत को पतन की अवस्था से बाहर निकालेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे? व्यवहारवाद की तरफ उन्मुख होंगे। तो 1945 को अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन का औपचारिक वर्ष मानेंगे तो यही वो वर्ष है जहां से व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। क्लियर है ये बात? बस यही समझाने के लिए मैं आपको रोका था। एक बार याद दिला दीजिए, लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था? हाँ, व्यवहारवादी क्रांति का संचालन किया। अगला वाक्य लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम के आलोचक अन्य आधारों पर भी इसकी आलोचना करते हैं। जैसे 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 इतिहास का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। जैसे इतिहास का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, लिहाजा
प्रासंगिक तथा अप्रासंगिक तथ्यों में, लिहाजा प्रासंगिक तथा अप्रासंगिक तथ्यों में, प्रासंगिक तथा अप्रासंगिक तथ्यों में लिहाजा प्रासंगिक तथा अप्रासंगिक तथ्यों में विभेद करना मुश्किल होता है। साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनका उल्लेख साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता, जैसे प्लेटो का दार्शनिक शासक, मार्क्स का आदर्श साम्यवादी समाज, कार्ल मार्क्स का आदर्श साम्यवादी समाज, गांधी का रामराज्य इत्यादि। अगला वाक्य लिखेंगे, इतिहास लेखन कई अवसरों पर पूर्वाग्रह का भी शिकार होता है। खास करके दरबारी इतिहासकारों द्वारा किया गया इतिहास लेखन अक्सर निरपेक्षता से परे होता है। क्लियर है? अब लिखिए नोट, NOT, नोट। जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक उपागम की अहमियत का सवाल है या प्रासंगिकता का सवाल है, जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक उपागम की, पूर्वाग्रह का मतलब होता है गुड्डू बायस होना, प्रिजुडिस्ड होना, पहले से मन में कोई धारणा पाले रखना, है ना, मतलब हकीकत से दूरी बनाना। क्या बोल रहा था भाई? हाँ, जहां तक वर्तमान संदर्भ में ऐतिहासिक उपागम की अहमियत का सवाल है या प्रासंगिकता का सवाल है, हम इतना कह सकते हैं कि अंतर विषयक दृष्टिकोण के हवाले से यह राजनीतिक सिद्धांत को व्यापकता प्रदान करने में, मददगार है।
अंतर विषयक दृष्टिकोण के हवाले से राजनीतिक सिद्धांत को व्यापकता प्रदान करने में मददगार है। क्लियर है? हाँ, और कोई बड़ी भूमिका इनकी नहीं। ठीक है, तो ऐतिहासिक उपागम की आलोचना के साथ ही आपने एक थ्योरी भी पढ़ ली, थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के अंत अथवा पतन का सिद्धांत। अब जब मैं व्यवहारवाद आपको पढ़ाऊंगा तो वहां किसकी बात करूंगा? क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का संकट। फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद में रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। फिर थोड़ा सा संक्षेप में डेविड ईस्टन का ही तंत्र उपागम पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच। तो कल हम लोग संभवतः इसे पूरा कर ले जाएंगे, और ना सिर्फ पूरा कर ले जाएंगे बल्कि जो क्वेश्चंस आपको दिया हूं मैं, अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर लेखन में किसी भी स्तर पे समस्या आ रही होगी तो कल मैं उसे एड्रेस करूंगा, है ना। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैं आपके समक्ष डिस्कस किया आप उसे अक्षरशः समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।